दोस्तों क्या होगा अगर पृथ्वी पर एक ऐसा बर्फ का तूफान आए जो कि सभी चीजों को जमा दे, चाहे वो समंदर हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। आज की ये मूवी भी इसी चीज पर बेस्ड है जिसका नाम है द डे आफ्टर टुमारो। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम अंटार्कटिका का सीन देखते हैं जहां पर कि 3 साइंटिस्ट वहां की बर्फ का सैंपल लेने के लिए आए हैं जिनके नाम जैक, जेसन और फ्रैंक हैं। यहाँ पर हम जैक को देखते हैं जो कि अपने रिसर्च सैंपल कलेक्ट कर रहा था जो कि बर्फ के सैंपल थे। जैक अपने एक कलीग के साथ ड्रिल मशीन को ऑपरेट कर रहा था कि तभी अचानक से वहां पर बर्फ टूटने लगती है और उनकी ड्रिल मशीन भी बर्फ में धंसने लगती है जिसे कि निकालना काफी मुश्किल था। तभी जैक नोटिस करता है कि उन्होंने रिसर्च के लिए जो सैंपल कलेक्ट किए हैं वो दूसरी तरफ रह गए हैं और इसीलिए वो उन्हें लेने के लिए दूसरी तरफ जंप करता है। लेकिन इतने में ही दोनों साइड की दरार और भी बढ़ने लगती है। अब ये देखकर जैक फौरन से जंप करता है लेकिन वो दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाता। उसके साथियों को लगता है कि शायद जैक नीचे गिर गया है, लेकिन नीचे देखने पर उन्हें पता लगता है कि जैक ने खुद को संभाल लिया है और इसीलिए वो उसे सपोर्ट देकर ऊपर खींच लेते हैं। और अब ये लोग इस तरह का नजारा देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिल्ली इंडिया को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जैक यूएन की मीटिंग में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था। जैक कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी पर हालात बहुत ही ज्यादा खराब होने का खतरा है और अगर हम जल्द ही इस चीज को लेकर सीरियस ना हुए तो अगले 100 या 200 सालों में हम इसके भयंकर परिणाम भुगतेंगे क्योंकि इससे ये पूरी दुनिया आइस एज में कन्वर्ट हो जाएगी। तब यहाँ पर एक आदमी जैक से सवाल करता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो पृथ्वी पर आइस एज क्यों आएगा? जिस पर जैक बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल जाएंगे जिस वजह से एटमॉस्फेयर का हैबिटेबल जोन चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से भूकंप, साइक्लोन और बहुत सी बड़ी बड़ी क्लाइमेटीज आएंगी जो कि जल्द ही पृथ्वी को आइस एज में कन्वर्ट कर देगा। अब जैक की इस बात को यूएस के प्रेसिडेंट नहीं मानते जिस वजह से जैक की बात से और भी कंट्रीज के लोग सहमत नहीं होते। लेकिन हम इसी मीटिंग में एक और रिसर्चर टेरी को देखते हैं जिसे कि जैक की बातों पर काफी यकीन था। वो काफी समय से जैक की बातों को फॉलो कर रहे थे। जैक ने यहाँ जो कुछ भी कहा था उस पर तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली में पहले से ही बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है और क्लाइमेट कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टोक्यो में काफी तेज बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे थे लेकिन तभी अचानक आसमान से बर्फ के बड़े बड़े गोले गिरने लगते हैं जिससे लोगों में काफी हलचल मच जाती है। ये बर्फ के गोले इतने बड़े थे कि इनके गिरने से बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ जैक को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। वो अपने काम में इतना बिजी रहता है कि अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाता था। जैक की वाइफ उससे कहती है कि उनका बेटा सैम एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है और इसकी वजह तुम ही हो जो कि अपने बेटे को टाइम भी नहीं दे पाते। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि सैम ने एक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो कम से कम तुम उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आ जाना। जिस पर जैक कहता है कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। अब अगले दिन जैक अपने बेटे से मिलने के लिए आता है और वो उसे एयरपोर्ट तक छोड़कर अपने काम पर वापस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्पेस सैटेलाइट से कुछ एस्ट्रोनॉट देखते हैं कि पृथ्वी पर एक अजीब से तूफान का साइज बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट में हम सैम को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड ब्रायन और लोरा के साथ था। तब अचानक से मौसम खराब होने की वजह से प्लेन का बैलेंस भी खराब होने लगता है। ये देखकर सैम काफी डर जाता है क्योंकि उसे पहले से ही फ्लाइट से काफी डर लगता था। वहीं दूसरी तरफ स्कॉटलैंड रिसर्च सेंटर में हम टेरी को देखते हैं जो देखता है कि समुद्र के कई सारे पार्ट्स का टेम्परेचर बहुत ही तेजी से गिर रहा है। वो समझ जाता है कि जैक की थ्योरी बिल्कुल सही थी। वहीं दूसरी तरफ सैम और उसके फ्रेंड जब न्यूयॉर्क में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या में पक्षी कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। ये देखकर जैक काफी हैरान होता है और साथ ही जू के जानवरों में भी हलचल मच गई थी। खैर अब सैम का क्विज स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर कि काफी सारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। अब इन्हीं स्कूल के स्टूडेंट्स में से जेडी नाम का एक लड़का लोरा के साथ फ्लर्ट करता है जिससे कि सैम काफी जेलस होता है क्योंकि वो लोरा को पसंद किया करता था और वो तो इस क्विज के लिए भी नहीं आया था बल्कि लोरा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में टेरी जैक को फोन करके बताता है कि उसकी थ्योरी एकदम ठीक थी क्योंकि अटलांटिक ओशन में काफी तेजी से टेम्परेचर नीचे गिर रहा है जिसकी वजह से एक बड़ी तबाही आने वाली है। जैक ये बात सुनकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसे लगा था ये सब होने में 100 या 200 साल हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस में भी बहुत बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरने लगे हैं और साथ ही साथ इस शहर में बहुत ही बड़े बड़े टोर्नेडो भी बनने लगे थे और इन टोर्नेडो की वजह से पूरे शहर में तबाही होने लगती है। काफी सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। न्यूज रिपोर्टर इस न्यूज को कवर कर रहे थे। अब इसके बाद जैक प्रेसिडेंट से बात करता है और वो इनसे खास तरह की मौसम देखने वाली मशीन का मॉडल बनाने के लिए परमिशन लेता
चाहता है, लेकिन टॉम इस बात से साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ एक कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर कि टॉम, जो कि वाइस प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है, सभी साइंटिस्ट और वेदर एक्सपर्ट से बात करता है। कनाडा के साथ भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं और साइबेरिया में हवा का दबाव काफी बढ़ चुका है और ऑस्ट्रेलिया में भी भयंकर तूफान आ रहे हैं। जेक यहाँ पर सभी को बताता है कि समंदर का टेम्परेचर बदल चुका है, जिस वजह से पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो रहा है और इसीलिए इस तरह के ढेरों सारे बदलाव का सामना इंसानों को करना पड़ेगा। जेक टॉम से कहता है कि हमें गवर्नमेंट को अलर्ट करना होगा, लेकिन टॉम उससे पहले सबूत लाने के लिए कहता है जिससे कि वो प्रेसिडेंट को समझा सके। अब इसके बाद जेनिस, जो कि नासा की एक मेंबर है, वो जेक की हेल्प करने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ हम जेक की वाइफ लूसी को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर है और उसका एक पेशेंट, जो कि एक बच्चा है जिसका नाम पीटर है, वो ट्यूमर से बीमार है। लूसी उसका काफी ख्याल रखती है। खैर अब जेक अपनी रिपोर्ट लेकर वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मौसम काफी भयानक तरह से बदल रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये और भी ज्यादा भयंकर हो जाएगा। वो वाइस प्रेसिडेंट से कहता है कि उन्हें शहरों को खाली कराने का ऑर्डर देना चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसकी वार्निंग को साफ साफ इनकार कर देता है। जेक का कहना है कि नॉर्दर्न स्टेट को सबसे ज्यादा खतरा है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ सैम और उसके बाकी के दोस्त जेडी के घर शेल्टर लेने के लिए आते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट स्कूल में फंस चुके थे। अब 3 हेलीकॉप्टर ब्रिटिश रॉयल फैमिली को लेने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अचानक से उनका फ्यूल जम जाता है और उनके हेलीकॉप्टर भी, और उनके अंदर जो सोल्जर थे वो भी जमकर मारे जाते हैं। टेरी ये बात जैक को बताते हुए कहता है कि टेम्परेचर अचानक से -150 हो गया है। अब इसके बाद जैक स्कॉटलैंड का डेटा देखता है, जिससे उसे पता लगता है कि ये यूरिकन है, जो कि काफी तेजी से बढ़ने लगा है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में काफी तेज बारिश की वजह से, जिससे कि यहाँ पानी का लेवल बढ़ने लगा है। जेडी कहता है कि मेरा छोटा भाई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है और मुझे अपने भाई को बचाने के लिए जाना होगा। जिसके बाद ये सभी न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल पड़ते हैं, जो कि पानी से भर चुका था। दूसरी तरफ लोग एक पब्लिक लाइब्रेरी में अपना आसरा ढूंढने लगे थे। सारी टैक्सी अब सड़कों पर बंद हो जाती है। दूसरी तरफ लोरा, जेडी और सैम पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लोरा देखती है कि एक टैक्सी में एक बच्ची फंस गई है, जिसे कि बचाने के लिए वो वापस जाती है। इनमें से बहुत ही कम लोगों को इस बात का अंदाजा था कि समुद्र का पानी सुनामी बनकर इनकी तरफ आने वाला है। ये पानी शहर के बीच से होता हुआ सभी लोगों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। लोरा भी इस पानी में बहने वाली होती है, लेकिन सैम लोरा को सही टाइम पर बचाकर लाइब्रेरी के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ जैक टेरी को एक डेटा दिखाते हुए कहता है कि वो यूरिकन अगले 24 घंटे में तेजी से पूरी पृथ्वी को एक बर्फ का गोला बना देंगे। वो टेरी से कहता है कि तुम स्कॉटलैंड से निकल जाओ, लेकिन टेरी को पता था कि अब काफी देर हो चुकी है। दूसरी तरफ पब्लिक लाइब्रेरी में काफी सारे लोग बच गए थे और लोरा भी सैम से उसकी हेल्प करने के लिए उससे थैंक यू कहती है। अब इसके बाद सैम फोन की तरफ जाता है। दूसरी तरफ जैक और उसकी वाइफ लूसी अपने बेटे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तभी अचानक उन्हें सैम का कॉल आता है, जो कि उन्हें बताता है कि वो लोग एक पब्लिक लाइब्रेरी में सेफ हैं। जैक उसे समझाता है कि एक तूफान बहुत ही तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और ये तूफान इतना खतरनाक है जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा देगा। वो उसे वार्न करता है कि वो किसी भी हालत में बाहर न निकले और खुद को गर्म रखे। साथ ही जैक सैम से प्रॉमिस करता है कि वो उसे लेने के लिए जरूर आएगा। सैम अपने फादर की बात सुनता हुआ पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। अब वो पानी से तो बाहर आ जाता है, लेकिन बुरी तरह से कांपने लगता है। अब इसीलिए लोरा उसे गर्म कपड़े देती है और जोर से गले लगाती है। अब बाहर की तरफ तेजी से बर्फ पड़ने लगी थी। तभी एक बहुत ही बड़ा सा जहाज उनकी बिल्डिंग के एकदम सामने से गुजरता है। अब हालात जब ज्यादा बिगड़ने लगे थे, तब जैक को प्रेसिडेंट के पास बुलाया जाता है, जहाँ पर जैक उन्हें बताता है कि ये तूफान पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कवर करके बर्फ में जमा देगा और ये तूफान 8 से 10 दिन तक चलेगा, जिसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी खुद को बैलेंस करने लगेगी। खैर जब ये लोग जैक से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो जैक इन्हें बताता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉर्थ की तरफ भेजना होगा। जैक इन्हें बताता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को साउथ की तरफ भेजना होगा। वाइस प्रेसिडेंट अभी भी उसकी बात नहीं मानता, लेकिन प्रेसिडेंट जैक की बातों से कन्विंस हो जाते हैं। जैक मैप पर एक लाइन खींचकर कहता है कि जितना हो सके लोगों को नीचे से बचाया जाए और जो लोग नॉर्थ में हैं उनके लिए देर हो चुकी है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट से कहता है कि एक सन की वैज्ञानिक के कहने पर हम आधे देश को खाली नहीं करवा सकते, लेकिन बाद में प्रेसिडेंट लोगों को निकालने के ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में जब सभी लोग देखते हैं कि बर्फ ने पानी को जमा दिया है और अब उसके ऊपर चलना पॉसिबल है, तो ये देखकर सभी लोग बाहर आकर अपने लिए नए शेल्टर ढूंढने लगते हैं। सैम अपने दोस्तों से ऐसा करने के लिए मना करता है और बाकी लोगों को भी समझाता है कि ऐसा मत करो, तूफान बंद नहीं हुआ है, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि तूफान जल्द आने वाला है जो कि सभी को जमा देगा। लेकिन कुछ ही लोग उसकी बातों पर भरोसा करते हैं और बाकी लोग बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैक अपने बेटे को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ से निकलकर न्यूयॉर्क की तरफ जाने लगता है। तब उसके कलीग जेसन और फ्रैंक भी उसके साथ चलने का डिसाइड करते हैं। अब यूएस के भी सभी लोग बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको की तरफ बढ़ने लगे थे,
क्योंकि सबसे पहले तूफान यूएस में ही आएगा। दूसरी तरफ लूसी का भी हॉस्पिटल खाली हो चुका था, जहाँ पर लूसी की साथी उससे कहती है कि उसने एम्बुलेंस को फोन किया है ताकि वो पीटर को यहाँ से ले जाएं, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है और इसीलिए वो सब अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन लूसी अकेली नहीं जाती, वो वहीं पर रुकने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ सैम और उसके दोस्तों ने अपनी उस जगह को गर्म करने के लिए वहां की कुछ बुक्स को जलाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि हर तरफ बर्फ थी, इसलिए सैम के दोस्त को नहीं लगता कि उसके फादर यहाँ पर आ पाएंगे, लेकिन सैम को पूरा भरोसा है कि उसके फादर यहाँ जरूर पहुंचेंगे। जो लोग लाइब्रेरी को छोड़कर वहां से निकल गए थे, अब वो लोग भी धीरे धीरे मरने लगते हैं। दूसरी तरफ जैक की कार बर्फ की वजह से एक बस में टकरा जाती है, जिसके बाद ये लोग उससे आगे का सफर पैदल तय करते हैं। ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी जेसन बर्फ से नीचे गिर जाता है, लेकिन ये तीनों रस्सी से कनेक्ट होते हैं, इसीलिए जेसन नीचे नहीं गिरता बल्कि लटक जाता है। अब इसके वजन की वजह से बाकी का कांच भी टूट सकता था, जिससे कि ऊपर के दोनों लोग भी नीचे गिर सकते थे। इसीलिए जेसन जैक को बचाने के लिए अपनी रस्सी काट देता है और अपनी जान दे देता है। जैक और फ्रैंक को इस बात का काफी दुख होता है। दूसरी तरफ लूसी, जो कि पीटर के पास थी, उसे अचानक से बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती है तो पाती है कि उन्हें लेने के लिए एक एम्बुलेंस और टीम आ चुकी है। इस बात से लूसी काफी खुश होती है। दूसरी तरफ सैम देखता है कि लोरा को काफी तेज बुखार था। यहाँ पर सैम लूसी को अपने दिल की बात बता देता है और इन दोनों के बीच एक प्यार भरा किस होता है। मैक्सिको के रिफ्यूजी कैंप में प्रेसिडेंट निक के अलावा सभी लोग पहुंच चुके थे। उन्हें न्यूज मिलती है कि प्रेसिडेंट, जो कि मैक्सिको की तरफ आ रहे थे, उनकी मौसम खराब होने की वजह से डेथ हो गई है। वहीं अगले दिन लोरा की हालत अब और भी खराब होने लगी थी। तब यहाँ पर सैम को पता लगता है कि लोरा जब उस वक्त उस बच्चे को बचाने के लिए गई थी तो उसे चोट लग गई थी, जिस वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया। उसके इलाज के लिए इनके पास मेडिसिन नहीं थी, लेकिन सैम का दोस्त कहता है कि बाहर जो शिप है उसके अंदर जरूर मेडिसिन होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पेस से एस्ट्रोनॉट पृथ्वी का ये भयंकर मंजर देख रहे थे और जेनेट को ये फोटोज भेजते हैं। जेनेट टॉम को वो फोटोज दिखाते हुए कहती है कि ये तूफान बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसने एशिया और यूरोप को पहले ही कवर कर लिया है और अगले 1 घंटे में ये न्यूयॉर्क को भी हिट करेगा। दूसरी तरफ बर्फ पर चलते हुए फ्रैंक अचानक से बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिप के अंदर सैम, ब्रायन और जेडी मेडिसिन ढूंढने के लिए जाते हैं। वो लोग शिप के अंदर आ जाते हैं, जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी, और उनके पीछे से ही कुछ भेड़िए भी शिप के अंदर एंटर हो जाते हैं। उन्हें शिप के अंदर मेडिसिन तो मिल जाती है, लेकिन अब भेड़िए उन्हें घेर लेते हैं। सैम बड़ी ही चालाकी से एक विंडो से बाहर जाकर उन भेड़ियों का ध्यान बटाता है और बाकी दोनों लोग भी शिप से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जैक भी फ्रैंक को खींचते हुए जा रहा था कि तभी वो देखता है कि बर्फीला तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है, जो कि उसे जल्द ही जमा देगा। वो फ्रैंक को एक छत से एक रूम के अंदर फेंक देता है और उस रूम का दरवाजा बंद करके अंदर जल्दी से आग जला देता है। दूसरी तरफ सैम और उसके बाकी के दोस्त भी तेजी से लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और उस तूफान के सामने जो भी चीज आ रही थी वो तेजी से जम रही थी। लाइब्रेरी के अंदर जाकर सैम ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बहुत सारी किताबें आग में डाली ताकि इनकी इस रूम में गर्मी बढ़ सके। अब अगली सुबह जब फ्रैंक उठता है तो वो देखता है कि वो एक रूम में जैक के साथ है और इसके बाद जैक फ्रैंक को लेकर भारी तूफान के बीच से होता हुआ सैम को ढूंढने के लिए निकलता है। वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग बर्फ से जमकर मर चुके थे। चलते हुए इन्हें जब रात हो जाती है तो ये दोनों एक जगह टेंट लगाकर रुकते हैं। तो फ्रैंक जैक से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सैम अब तक बच पाया होगा। सैटेलाइट से एस्ट्रोनॉट देखते हैं कि अब तूफान धीरे धीरे थमने लगा था। सुबह जब फ्रैंक और जैक अपने टेंट से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि मौसम अब साफ हो चुका था, लेकिन अभी भी बर्फ की एक सफेद चादर में पूरा शहर दबा हुआ था। इसके बाद ये लोग अपने डिवाइस की मदद से आगे जाते हैं, जहाँ पर इन्हें वो लाइब्रेरी मिलती है जो बर्फ के नीचे दबी हुई थी। वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर कि सैम और बाकी के लोग भी गर्म रूम में एकदम सेफ थे। जैक अपने बेटे को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ टॉम नए प्रेसिडेंट रेमंड को बताता है कि उन्हें जैक के सिग्नल्स रिसीव हुए हैं, जिसे सुनकर वो काफी खुश होता है और एक टीम को उन्हें बचाने के लिए भेजता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब मौसम धीरे धीरे ठीक होने लगा है और इसके बाद रेमंड एक नया प्रेसिडेंट होने के नाते एक स्पीच देता है, जहाँ पर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है कि उसने वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। वो कहता है कि हम जिन देशों को अपने आगे काफी छोटा समझते थे, आज समय आने पर उन्होंने ही हमारी मदद की है। दूसरी तरफ टॉम चॉपर लेकर जैक और बाकी लोगों के पास पहुंचता है। वो उन्हें देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद ये सभी लोग चॉपर में बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी जिंदा हैं, जो कि अपनी बिल्डिंग्स पर खड़े थे, जिन्हें की रेस्क्यू करने के लिए बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आते हैं। सैटेलाइट से एस्ट्रोनॉट पृथ्वी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आज से पहले उन्हें इतनी साफ अर्थ पहले कभी नहीं दिखी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग हमारी पृथ्वी के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसी बारे में हमें इस मूवी में दिखाया गया है। और अगर हम नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे तो इसके परिणाम इसी तरह से हमें भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि हमें पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।